morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the van der Waal equation, right? And then we have done some numericals. Now, from today, we are going to start our next topic, that is the heat engine. हीट इंजन और इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज द कार्नोट इंजन. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइट? यू नीड टू डू बोथ दीज टॉपिक्स completely because there are most of the chances that इस चैप्टर में से यही टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जाते हैं. सो बेसिकली हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा जो हीट है उसको हम कंटिन्यूअसली वर्क में चेंज कर सकते हैं, राइट? दैट इज वी कैन से दैट हीट इंजन इज अ डिवाइस with the help of which the heat energy is continuously converted into the mechanical energy, या हम जिसको बोल रहे हैं कि वर्क लेना, राइट? तो जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो करता है हीट इंजन. हीट इंजन बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस की हेल्प से जो कन्वर्ट कर रहा है वो एक साइक्लिक मैनर में कर रहा है. साइक्लिक मैनर में करने का मतलब कि इससे जो हीट डिसिपेट होगी वो उसी हीट को फिर से रीयूज करके उससे अपना वर्क लेगा, राइट? तो ये जो प्रोसेस है वो एक साइक्लिक ऑर्डर में कंटिन्यूअसली चलती रहती है. और जो हीट डिसिपेट होगी मतलब बेसिकली हम इसको समझेंगे तब ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से एक साइक्लिक मैनर में ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलेगी, राइट? सो हीट इंजन बेसिकली हीट की हेल्प से जब हम कोई वर्क ले रहे हैं उस डिवाइस को बोला जाएगा हीट इंजन, राइट? अगर मैं हीट इंजन के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. द मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन आर, हीट इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाएगा आपका सोर्स, राइट? ऑब्वियस ही बात है कि जब हम हीट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सोर्स हो जिस सोर्स की हेल्प से हम हीट ले पाए, राइट? तो जो आपका सोर्स है वो इज नथिंग बट वो चीज जिससे कि हम कंटिन्यूअसली हीट लेंगे. इसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि जब हीट को आप मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में चेंज कर रहे हो तो वहां पे कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी हेल्प से हम अपना वर्क जो है वो कैरी आउट करवा पाएंगे, राइट? तो द सेकेंड पार्ट दैट वी आर हैविंग इज द वर्किंग सब्सटेंस. सो हमने हमारे पास दो चीजें आ गई, सोर्स जिससे हमने हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस जिसने जिस हीट लेकर जिस पे कुछ काम किया गया, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है कि पूरी की पूरी हीट तो यूज में नहीं आएगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बचेगा. तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो बचा है उसको हम जिस पार्ट में देंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे सिंक. तो हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए. हीट इंजन में मेन तीन पार्ट्स होते हैं, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक, राइट? अब ये जो सोर्स है, वर्किंग सब्सटेंस है और सिंक है वो क्या है वो समझते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हमने मान लिया हमारा सोर्स जो है उसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1. बेसिकली हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो हीट इंजन था वो एक आइडियल कंसेप्ट था. जो हीट इंजन है, जो सोर्स है वो हमने ऐसा मान लिया कि ये इनफाइनाइट रिजर्वायर है हीट का. इट इज सपोज टू बी द इनफाइनाइट रिजर्वायर ऑफ हीट जिससे मैं कितनी भी हीट ले लूं उसका जो टेम्परेचर है वो कभी भी कम नहीं होगा एंड इट्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 केल्विन, राइट? सो जो सोर्स हमने माना वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर का सोर्स, एक कांस्टेंट टेम्परेचर का सोर्स हमने माना जिससे कि मैं कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट ले लूं उसका टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होगा. मतलब वो इनफाइनाइट रिजर्वायर है हीट का जिससे हम जितनी चाहें उतनी हीट ले सकते हैं. अब सोर्स के बाद बात आती है वर्किंग सब्सटेंस की.
तो ये जो सोर्स है, इससे मिलने वाली जो हीट है उसका यूज किया जाएगा इस वर्किंग सब्सटेंस पर, इस वर्किंग सब्सटेंस पर इस सोर्स का यूज किया जाएगा। और बेसिकली ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इस हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज करेगा। और हम ये कह सकते हैं कि इस वर्किंग सब्सटेंस पर जो वर्क हुआ वो किसके बराबर, पहले कुछ हीट रही होगी Q1 जिस पर कुछ वर्क हुआ, तो वर्क हुआ इसका मतलब हीट कुछ कम होगी, और कितनी कम हुई, हमने मान लिया Q2 कम हुई। तो Q1 इनिशियल हीट, Q2 फाइनल हीट, मतलब जो वर्क हुआ वो किसके बराबर, Q1 माइनस Q2 के बराबर, राइट। सो जो वर्किंग सब्सटेंस है उस पर कुछ वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ, Q1 माइनस Q2। अब यहां से हमको वर्क मिल गया, ऑब्वियस ही बात है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बची होगी, और जो अमाउंट ऑफ हीट बची है वो हमने क्या किया, इस सिंक को दे दी, राइट। ये जो सिंक है, ये सिंक भी इनफाइनाइट रिजर्वायर है हीट का। ये सिंक एक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर रखा गया है, जिसको हम कितनी भी हीट दे दें कभी भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज इसका टेम्परेचर हमेशा T2 केल्विन ही रहेगा, राइट। सो सोर्स जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट, जिससे हम कितनी भी हीट एनर्जी ले सकते हैं। वर्किंग सब्सटेंस वो जिसपे कुछ वर्क किया गया जिससे कि हम इसको जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में चेंज कर पाए। सिंक वो जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे है, जिसको आप कितनी, वो भी एक इनफाइनाइट रिजर्वायर है हीट का, जिसको मैं कितनी भी हीट दे दूं कभी भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा T2 केल्विन ही रहेगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि एक आइडियल कंसेप्ट है, क्योंकि हमको एक्चुअल में ऐसा कोई सोर्स मिलना पॉसिबल नहीं है जो इनफाइनाइट रिजर्वायर हो, राइट। ऑब्वियसली बात है कि नेचुरली अगर मैं बात करूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर मैं हीट ले रहा हूं तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा, और कोई भी ऐसा नेचुरल सब्सटेंस हमारे पास पॉसिबल नहीं है जिससे हम कितनी भी हीट ले लें उसका टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, राइट। तो जनरली हमको 100% इस तरीके का सोर्स नहीं मिल पाता है, बट फिर भी जो साइंटिस्ट हैं वो क्वाइट क्लोज हैं, और वो इस तरीके की कुछ सब्सटेंस को यूज करते हैं इन द हीट इंजन, जिससे जो हम हीट लें वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले पाएँ और उसका टेम्परेचर को उतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो। सिमिलरली ऐसा कोई सब्सटेंस मिलना भी पॉसिबल नहीं है जिसको हम सिंक की तरह यूज कर सकें, कि जिसको हम कितना भी टेम्परेचर दें उसका जो हीट है वो कभी, उसका जो टेम्परेचर है वो कभी भी इंक्रीज ना हो, राइट। तो इस तरीके का सब्सटेंस भी हमको मिलना पॉसिबल नहीं है। दैट इज सिंक वाला कंसेप्ट भी जो है, जो एक आइडियल कंसेप्ट है। अब बात आती है वर्किंग सब्सटेंस की। तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वहाँ पे हम यूज़ कर जो हीट इंजन है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्टीम का, या पेट्रोल का, या डीजल, इस तरीके से कोई भी जो फ्यूल्स हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्किंग सब्सटेंस टू कन्वर्ट अवर हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब जैसा कि एक आइडियल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हीट वर्किंग सब्सटेंस पे गई, वर्किंग सब्सटेंस ने उस पर कुछ काम किया और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया, और जो बची हुई हीट है वो सिंक को दे दी। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। क्या ये पॉसिबल है कि पूरी की पूरी हीट वर्क में चेंज हो जाए? ऑब्वियसली नॉट। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, और चूंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका लॉस डेफिनेटली होगा, राइट। हो सकता है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो रहा हो, काइनेटिक एनर्जीज को बढ़ाने में यूज़ हो रहा हो, या किसी भी तरीके से उसका जो यूज़ है वो डेफिनेटली होगा, और जो पूरा का पूरा हीट एनर्जी है वो वर्क डन में चेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी 100% से कुछ कम होती है, राइट। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। सो हमको अब ये पढ़ना है कि जो हीट इंजन है उसकी क्षमता कितनी होगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, और उसकी एफिशिएंसी को हम किन किन तरीकों से इंक्रीज कर सकते हैं। हम कैसे एक ऐसा हीट इंजन बनाएं जिससे हम
ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाएँ, ये चीज़ हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है. दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट. जितने भी टॉपिक्स इसके बाद हम पढ़ेंगे, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो समझेंगे. तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की कार्य क्षमता क्या है, राइट, वो कितना अच्छे से वर्क कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, कोई भी मशीन कितना अच्छे से काम कर पा रही है, उसको हम बोलेंगे उस हीट इंजन की एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को डिनोट किया जाता है ईटा के द्वारा. दिस इज द सिंबल फॉर एफिशिएंसी. अगर मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले की बात करूं तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, इट इज बेसिकली द रेशो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन ईच साइकिल एंड वर्क डन बाय द इंजन इन ईच साइकिल, राइट. किसी इंजन ने एक साइकिल में कितनी हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब अपॉन में उसने कितना वर्क किया, इन दोनों चीजों का जो रेशो होगा उसी को हम बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन में द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इन दोनों का रेशो इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, राइट. तो अगर मैं यहाँ से इसको समझूं, सो एक चीज आपको पता है, बाय थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमको एक चीज पता है कि किसी भी सब्सटेंस को जो टोटल हीट दी जाती है वो उसको दो तरीके से यूज करता है. पहला, वो उसको यूज करेगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा वो उसको यूज करेगा कुछ वर्क डन में, राइट, उससे वो कुछ वर्क लेगा. सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल हीट है वो दो तरीके से यूज हुई, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और उससे कुछ वर्क डन को ऑब्टेन करने में, राइट. इसका मतलब पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क डन में, हम क्या चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क डन, उससे हमको वर्क डन मिले, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो कितना हो, जीरो हो. मतलब हीट का कोई भी पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज नहीं हो, और पूरी की पूरी जो हीट है वो, उससे हमको वर्क डन मिल पाए, राइट. और हम ये भी समझ सकते हैं कि टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, दैट इज dq इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. सोर्स ने Q1 हीट दी, सिंक ने वर्किंग सब्सटेंस ने उस पर कुछ काम किया और सिंक को Q2 हीट रिटर्न करी. इसका मतलब टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, इट इज Q1 माइनस Q2, राइट. और सिंस dq is equals to Q1 minus Q2 and du is equals to 0, so that on putting the values in equation number 1 you will get this Q1 minus Q2 is equals to 0 plus dw, that is this dw is equals to Q1 minus Q2. जो dw होगा वो Q1 minus Q2 के बराबर होगा. या सिंपली मैं इसको सिंस यहाँ पे मैं चेंज की बात कर रहा हूँ तो इसको भी मैं डी की टर्म्स में लिखता हूँ. दैट इज डी, यहाँ पे हमने चेंज की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे डी लगा दिया. और यहाँ से अगर मैं डी हटा दूँ, दैट इज अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मेरे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 के बराबर, राइट. तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया Q1 माइनस Q2. ये वो हीट है जो कि एब्जॉर्ब करी गई है, टोटल हीट जो है वो एब्जॉर्ब की गई है, राइट. दिस इज द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड. अब वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय
वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई वो समझते हैं। सोर्स ने वर्किंग सब्सटेंस को जो हीट दी वो कितनी दी, Q1, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है, Q1 Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करी है, राइट। दैट इज यहां से अगर मैं इफिशिएंसी का रेशो निकालूं तो इफिशिएंसी का रेशो हमारे पास आ जाएगा द हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब कितना, इसका रेशो हो जाएगा हमारे पास दैट इज वर्क डन अपॉन में द हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट। बेसिकली जो वर्क डन है वो ऊपर आएगा और जो Q1 है दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड वो नीचे आएगा। सो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा दैट इज टोटल वर्क डन अपॉन में द हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो इस तरीके से आ गया, टोटल वर्क डन अपॉन में द हीट एब्जॉर्ब दैट इज W अपॉन में जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा दैट विल बी Q1 और वर्क डन की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, राइट। और अगर मैं इन टर्म्स को थोड़ा सा सेपरेट करके अरेंज करके लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा दिस ईटा इज इक्वल्स टू Q1 upon Q1 minus Q2 upon Q1 and Q1 upon Q1 is 1, that is eta is equals to 1 minus Q2 upon में Q1, right. This is basically the formula for efficiency of an heat engine. एक heat engine की जो efficiency होगी उसके लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं so this will be the required formula. एक चीज और कि हम आइडियली क्या मान रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्क हो जाए और जो Q2 है वो कितना हो, 0 के बराबर हो, राइट। हम क्या चाह रहे हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो पूरी हीट से वर्क निकाल ले और कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को ना दे, है ना। मतलब वो पूरी हीट को यूज कर ले और किसी भी तरीके से जो हीट है उसका रेसिडुअल ना बचे। और अगर Q2 0 होता है तो उस केस में हमारा ईटा कितना हो जाएगा 1, और अगर ईटा 1 इसका मतलब इफिशिएंसी जो है वो कितनी हो गई 100%, राइट। जो इफिशिएंसी है वो कितनी हो गई 100%। इसका मतलब जितनी हीट आप एक हीट इंजन को दे रहे हो वो पूरी की पूरी हीट को वो पूरी की पूरी हीट से अपना वर्क ले रहा है और वो किसी भी तरीके से हीट का लॉस नहीं कर रहा है। ये तो एक आइडियल कंसेप्ट है क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी की पूरी हीट से वर्क निकाल ले और किसी भी तरीके से जो हीट है उसका लॉस ना हो। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब भी आप ईटा की बात करोगे तो ईटा की वैल्यू प्रैक्टिकली हमेशा 1 से छोटी होती है। मतलब कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% इफिशिएंसी नहीं होगा, 100% इफिशिएंट नहीं होगा, उसकी इफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी। और अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल हीट इंजन्स हमारे पास होते हैं वो जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं, राइट, जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं उनकी इफिशिएंसी होती है अराउंड 26%। जो बेस्ट, अगर मैं बेस्ट पेट्रोल इंजन की बात करूं तो जो बेस्ट पेट्रोल इंजन है उसकी इफिशिएंसी होती है 26%, और जो डीजल इंजन्स होते हैं उनकी इफिशिएंसी होती है अबाउट 40%। सो जो बेस्ट इंजन्स हमारे पास, बेस्ट हीट इंजन्स जो हमारे पास पॉसिबल हैं उनकी इफिशिएंसी 26% या 40% ही है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ये पूरा सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि अगर ऐसी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती तो हमको इस तरीके का कोई हीट इंजन मिल पाता जिससे कि हम पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाते, बट विच इज़ प्रैक्टिकली ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। और इस तरीके के सब्सटेंस से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स या जिनमें कुछ अमाउंट ऑफ ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थी उनसे जो इंजन्स बनाए गए दैट आर द पेट्रोल इंजन्स और डीजल इंजन्स, जहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस में एज अ पेट्रोल को यूज़ किया गया और एज अ डीजल को यूज़ किया गया, तो वहाँ पे आपको जो एफिशिएंसी मिली वो कितनी मिली, पेट्रोल इंजन में 26% और डीजल इंजन में केवल 40%, राइट। अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे थे जितनी कि हमको चाहिए, तो उसके लिए
साइंटिस्ट ने कुछ चेंजेस किए एक बेसिक हीट इंजन में, और उन्होंने क्या चाहा कि इसकी इफ़िशियंसी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, राइट। और इसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने एक नया इंजन बनाया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कार्नोट इंजन में उन्होंने कुछ चेंजेस किए, वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ चेंज किया। बेसिकली वो चेंजेस क्या थे और किस तरीके से कार्नोट इंजन में जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ की गई, ये चीज़ हम समझेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। Also, what are the basic differences between the heat engine and the Carnot engine? That thing also we are going to discuss in our next class, right? So that's all for today's class, students. Carnot engine is the most important topic of this chapter, so you need to practice it really well. That topic we are going to discuss in the next class. Thank you.